विदित है कि आप सबको जानकारी में भी है कि आने वाले 22 फरवरी 2026 को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 1017वीं जयंती के अवसर पर आजमगढ़ के अहिरौला जनता इंटर कॉलेज के मैदान में सामाजिक समरसता महारैली का आगाज किया गया है। और जैसा कि रैली की तैयारियों के संबंध में आपके ही माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त भी हो रही हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता हर स्तर पर लगे हुए हैं। यह जो सामाजिक समरसता रैली है, आजमगढ़ में ही क्यों रखा गया है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न आ सकता है। आजमगढ़, क्योंकि विपक्ष बार बार इस चीज को इंगित करता रहता है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। और आजमगढ़ में देखा जाए तो चुनाव प्रणाली के माध्यम से अगर देखा जाए, उसकी जानकारी के तहत आजमगढ़ की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। और शायद ऐसा ही लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी यह समझती है कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, और आजमगढ़ के विकास को अगर ध्यान रखा जाए, देखा जाए तो ग्रामीण स्तर तक विकास की जो एनडीए सरकार की मुख्य धारा चल रही है विकास की, उसमें आजमगढ़ जुड़ा नहीं है। हम सबका उद्देश्य है कि जो जाति भावनाएं व्याप्त हैं प्रदेश में, उसको कहीं न कहीं दूर किया जाए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह प्रयास है कि सर्व समाज के साथ, क्योंकि सर्व समाज की बात इसलिए क्योंकि पार्टी का एजेंडा हमारे है था कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो हम कहा करते थे, एनडीए सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस भी देने का काम किया। हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, जिसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसको डिवाइड करने की बात करते हैं। ओबीसी में ओ पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, उसी प्रकार से दलितों के आरक्षण में डिवाइडेशन हो, क्योंकि भारत का संविधान इस बात को जरूर कहता है कि हर 10 साल पर सर्वेक्षण हो, उसके बाद आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समान रूप से सबको दिया जाए। तो यह रैली इस बार की जो रैली है ऐतिहासिक रैली होगी। और यह ऐतिहासिक रैली न भूतो न भविष्यो, जो तैयारी है इतनी बड़ी रैली अब कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ ग्रामीण स्तर तक जा रहे हैं। समस्त समाज के लोगों से मुलाकात भी हो रही है, उनके बीच में बैठकें, जन चौपाल, सूचनाएं भी जा रही हैं। और हम यह कह सकते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग इस हमारे रैली में पहली बार चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, मंत्री जी के जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड से बहुत लोग प्रभावित हैं कि एक ही नेता उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो सर्व समाज के हिस्सेदारी, भागीदारी, उनके साथ न्याय कैसे हो, इसके लिए मुखर होकर के आवाज बुलंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता महारैली ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से हम आने वाले 2027 चुनाव को भी हमने अपने नजर में रखा हुआ है कि 27 चुनाव में जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, इस बार उनका हम लोग घमंड तोड़ने का काम करेंगे। और 27 के चुनाव में मैक्सिमम सीट एनडीए के पक्ष में दे करके हम लोग अपनी सरकार फिर एक बार बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रयास यह है इस रैली के माध्यम से, जो सामाजिक समरसता महारैली का नाम दिया गया है, अभी पूर्व के 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष बार बार संविधान की दुहाई देता था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक ड्रामा करने का काम किए और जनता की आंखों में धूल झोंक करके कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सीट जीतने का लोगों ने काम किया। लेकिन पार्लियामेंट चला, सदन के अंदर एक बार भी संविधान की चर्चा नहीं की गई, बल्कि संविधान की प्रति को लेकर के नौटंकी करने का विपक्ष के लोगों ने काम किया था। अगर वाकई में देश के संविधान के प्रति अगर इतनी हमदर्दी है, तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारी जो सामाजिक समरसता रैली है, विपक्ष को हमारी रैली को सुनना चाहिए। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को सुनना चाहिए, जो माननीय नेताजी कह रहे हैं कि संविधान अगर खतरे में है और संविधान से ही देश चलता है, संविधान से सारी व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश या देश की शैक्षणिक व्यवस्था में भारतीय संविधान का संपूर्ण अध्ययन पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। भारत का संविधान अगर अति महत्वपूर्ण है तो प्रत्येक बच्चे और बच्चियों को भारत का संविधान पढ़ने पर बहस हो और पार्लियामेंट से पास हो, ताकि प्राइमरी विद्यालय से ही भारत का संविधान पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हम सब लोग, क्योंकि हमेशा हम सत्ता में रहें या न रहें,
हमेशा हम गरीब की समस्याओं, गरीब की जो आवाज है उसको बुलंद करते रहते हैं। अभी एक छोटी सी समस्या आई, जैसे बेटियों को उत्तर प्रदेश की जो एक सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसी घर में बेटी पैदा होती है तो बेटियों बेटियों को बोझ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटियों के संबंध में जो एक माहौल बनाया गया है कि बेटियां पैदा होती हैं तो खर्चीले हैं, पढ़ाई लिखाई वगैरह, शादी विवाह। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन से निरंतर यह मांग करती रही है। सरकार में हम लोग हैं, हर बार इस बात को हम लोग उठाते रहे हैं कि लड़कियों की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में निःशुल्क कराई जाए। बेटियां जितना पढ़ना चाहें उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम करे। और इसके साथ साथ जो शादी अनुदान बेटियों की शादी में सरकार की तरफ से दी जाती थी, मैं धन्यवाद देता हूं इस बार के बजट में जिस प्रकार से जब 25,000 शादी अनुदान मिलता था तो हम लोगों ने बाकायदे इस पे आंदोलन करके इसको 25,000 से 50,000 कराया। जो भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारे पेंशन जो मिलते थे, पहले 300 मिलते थे, अब वो लगभग 1,000 तक पहुंच गया है। उसी प्रकार से अभी जब बजट पास हुआ तो बजट में बेटियों की शादी के लिए शादी अनुदान 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। 22 तारीख की जो सामाजिक समरसता महारैली है, इसका एक और यह मुद्दा रहेगा कि 1 लाख में किसी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। अगर शादी अनुदान देना ही है तो कम से कम 5 लाख रुपया गरीब बेटी की शादी में दिया जाए, जिससे कि उस बेटी की शादी हो सके और परिवार भी खुशहाल रह सके। इसके साथ साथ एक और व्यवस्था है जो लगातार स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार हमलावर भी रहता है। इसके साथ साथ आम जनमानस में भी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, जो आयुष्मान कार्ड है, एक सबसे बड़ी विसंगति उसमें आई है। अभी मैं 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मैंने खुद किया था और मुलाकात के दरमियान हमने इस बात की चर्चा भी किया था कि जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड में एक नियम बना दिया गया है कि जिस परिवार में 6 सदस्य होंगे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के लिए है, तो इसमें जो परिवार 5-6 सदस्यों का बंधन है, इसको ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा जाए। परिवार में चाहे जितने सदस्य हों उनका आयुष्मान कार्ड बने। और इस पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति प्रदान किया है कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक समरसता जो महारैली है, यह एक विशेष मुद्दा हमारा और भी रहेगा कि जिस प्रकार से किसी माननीय का अगर तबियत खराब हो जाता है तो उनके इलाज के लिए सरकार की तरफ से लगभग 25 लाख रुपए तक की व्यवस्था बनाई है। 5 लाख रुपए से 25 लाख कराया जाए ताकि कोई मेजर बीमारी हो तो गरीब आसानी से अपना इलाज करा सके। और इसके साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार से युवा उद्यमी योजना को लेकर के, मैं लास्ट टाइम भी मिला था लगभग 30 दिसंबर 2025 को माननीय 24 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के दरमियान भी हमने युवाओं के उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार होता चला जा रहा था, इस पे भी हमने प्रश्न खड़ा किया था। और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी से मैंने जब मुलाकात किया तो मैंने चर्चा किया, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस बार के बजट में जिस प्रकार से बेरोजगार नौजवानों के लिए जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चलाई गई, जिसमें 5 लाख रुपए का बिना गारंटी और बिना ब्याज का जो लोन मिलता था, उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। यह जो प्रयास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का रहा है, यह इस प्रयास से जनमानस में एक सकारात्मक संदेश गया है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात कही गई हो, जनमानस में सकारात्मक प्रभाव गया है, या फिर बेटियों की शादी से संबंधित या बेटियों की पढ़ाई से संबंधित, इसका भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। इसीलिए यह जो सामाजिक समरसता महारैली है, इसलिए दिलचस्प हो जा रहा है क्योंकि हमारे जो एजेंडे हैं वो साफ है और पूरा ट्रांसपेरेंट भी है और जनता के प्रति जवाबदेही भी है। तो कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर के सर्व समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस सामाजिक समरसता महारैली में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। यह रैली आने वाले 2027 के चुनाव का आगाज भी कर रही है। कौन-कौन रहेगा रैली में उपस्थित, कौन-कौन रहेगा? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो पहले तो यह अपनी रैली व्यक्तिगत रैली कर रही है, यह एनडीए की रैली नहीं है, यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली है। हमने आमंत्रित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे 2-4-5 नेता आवें जो इस रैली के साक्ष्य के तौर पे रहें और देखें। तो अभी तक जो मैसेज कन्वे हुआ है, माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का आने का एक संकेत प्राप्त हुआ है। अभी जो प्रोटोकॉल जब तक आ न जाए, क्योंकि तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चल भी रहे हैं, लगातार तमाम नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है,
हालांकि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था, बट भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर और जापान जाना पड़ गया, जिसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जैसा कि परसों नरसों बातचीत हुई, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम में अपने सरकार से किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है लगभग 2 घंटा पहले कि माननीय दया शंकर सिंह जी का आने का हो गया है, कि दया शंकर सिंह जी अभी आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे राजा साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं अनंत राय जी, वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। कूच बिहार के राजा साहब हैं, वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एक और है कि हमारे इस सामाजिक समरसता महारैली के मंच पर शिवसेना के भी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। माननीय उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिंदे साहब, उनसे हमारी खुद वार्तालाप हुई थी। उन्होंने अभिषेक वर्मा जी को लगाया था, जो उनके संयोजक हैं। अभिषेक वर्मा जी के द्वारा यह सूचना दी गई कि शिवसेना से उनके प्रदेश अध्यक्ष यूपी और दिल्ली के 2 प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस कार्यक्रम में शिवसेना के आ रहे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय लीडरशिप, जो प्रभावशाली लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग भी मंच पर देखने को मिले। अच्छा, उसी दिन अनिल राजभर जी ने भी एक कार्यक्रम रख दिया है फूलपुर क्षेत्र में, तो क्या टकराव नहीं होगा उसमें? आपका प्रश्न देखिए बहुत सही है। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको कार्यक्रम करने का अधिकार है। अगर कोई लीडरशिप है, नेता है, या फिर सामाजिक राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है, तो कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ, स्वाभाविक तौर पर है, एक डेट में 2-2 कार्यक्रम हो गए हैं, तो इससे कोई विचलित करने वाली बात नहीं है। चुनाव के दरमियान एक ही डेट में कई कार्यक्रम कई नेताओं के लग जाते हैं, तो इससे कोई बड़ी बात तो लोडर और लीडर की लड़ाई है क्या ये? ऐसा भी नहीं है। वो तो जनता तय करती है कि लोडर कौन होता है, लीडर कौन होता है। और जनमानस में जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की लोकप्रियता है, जनमानस के साथ साथ चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या पार्टी अब तो इतना लोहा मान ही गई है कि ओम प्रकाश राजभर क्रांतिकारी नेता हैं और साफ सुथरे नेता है, जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। अच्छा, यूजीसी पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यूजीसी पर स्टैंड क्लियर कट है। और बहुत पहले से, जब यह यूजीसी आई थी, तो संजोग से यूजीसी बिल लागू हुआ, संजोग से मैं लखनऊ ही था, मीडिया ने हमसे प्रश्न किया, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा यूजीसी भले ही ओबीसी एससी एसटी के लिए पक्ष में है, लेकिन भारत का संविधान इसकी गवाही नहीं देता है, इसके अनुमति भी नहीं देता है कि आप पक्षपात करें, भेदभाव करें। कहीं ना कहीं मैंने उसी ने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि यूजीसी बिल जो आई है उसमें विसंगतियां हैं, सामान्य वर्ग कहीं न कहीं इससे प्रभावित है, और सरकार को इस पे फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो समानता के अधिकार के तहत जो यूजीसी बिल लाया गया है उसमें विसंगति थी, और मैं धन्यवाद देता हूं कि सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तमाम तरह के आंदोलन हुए, और उसका परिणाम यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगाया और एक सुनवाई का डेट भी दिया कि जब तक जिस प्रकार का अधिकार एससी एसटी ओबीसी को दिया गया है, उसी प्रकार का अधिकार हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को प्राप्त। यूजीसी को लेकर समर समाज में बहुत नाराजगी है, उसका खामियाजा कहीं न कहीं 2027 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, जब किसी के अधिकार का हनन होगा, तो स्वाभाविक तौर पर हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, उस पर जरूर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन यह जरूर प्रयास करना चाहिए कि भारत के का जो संविधान है, जब उससे देश चलता है, तो सबके अधिकारों की रक्षा जब भारत का संविधान करता है, तो उसे विसंगति नहीं होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने जानबूझकर क्या कि सवर्णों, ओबीसी और एससी एसटी में आपस में खाई पैदा करने उस कमेटी में जो लगभग 14 से 15 सदस्य थे, उन लोगों को उससे विचार करना चाहिए था। हो सकता है टेस्टिंग रहा हो। अच्छा, आप मान रहे हैं कि टेस्टिंग है ये? हो सकता है टेस्टिंग रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में पहले ही बताया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी इसके पक्ष में नहीं खड़ी है। जब भी वो बात करती है, मैं इसीलिए पहले ही बताया अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही एकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने एजेंडे में 2002 में ही रख दिया था कि सबसे पहले सर्वेक्षण हो, और सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य वर्ग में जितने भी लोग हैं सब अमीर ही हैं, सब लोग धनपशु ही हैं, बहुत सारे गरीब हैं। केंद्र सरकार क्या समाज को बांटने के लिए कोशिश कर रही है? नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी भी इसकी पक्षधर नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना पक्ष पहले ही रखा था कि यूजीसी बिल में जो विसंगति है उसको दूर करने की आवश्यकता थी। स्टैंड माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का यही रहा, आपके न्यूज चैनल पर भी चला कि इसमें विसंगति है, इसको रोकने की आवश्यकता है और सबको समान अधिकार देने की आवश्यकता है। जिस तरह से कल डिप्टी सीएम ने जो है जी, समर्थन में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनको भय है कि कहीं इसमें नियम में परिवर्तित न हो जाए, तो वो निश्चिंत रहें। हमारी सरकार पहले ही कही है, सबका साथ सबका विकास। ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते हैं
कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कोई बोले या ना बोले, ओम प्रकाश राजभर जी जरूर बोलेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना स्टैंड जरूर क्लियर करेगी। तो मैं आज भी वही कह रहा हूं कि यूजीसी बिल SC ST OBC के पक्ष में है, लेकिन किसी को विपक्ष में खड़ा करके इस बिल को पास करना, इस बिल को पारित करना, यह कहीं ना कहीं नियम संगत नहीं है, भारत के संविधान के तहत नहीं। जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर डिप्टी सीएम और सीएम में आपस में क्लेश हो गया है, वो बयान दे रहे हैं कि उनको शंकराचार्य नहीं मानते, सीएम कह रहे हैं। डिप्टी सीएम बटकों का सम्मान कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ये भी कर रहे हैं कि जो बटकों पर हमला हुआ कुंभ के दौरान ये गलत हुआ और उनको पाप लगेगा जो करेगा। तो क्या सरकार ही में आपस में नहीं बन रही क्या डिप्टी सीएम सीएम? देखिए, ये सब विषय हमारे भारतीय जनता पार्टी का है, उनके नेताओं का है। आप गठबंधन का हिस्सा एकदम हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, मेरा पक्ष यही है कि सम्मान तो हम एक छोटे से ब्राह्मण का भी करते हैं। हमारे पार्टी में बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, देखिएगा वहाँ दसियों हजार हमारे प्रबुद्ध ब्राह्मण लोग आएंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, जिसको प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी भी इसकी पक्षधर नहीं रही है, किसी का अपमान करके कोई पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए। हम सबका सम्मान करना जानते हैं और सबका सम्मान करना भी चाहते हैं। सर, अपने पत्र में लिख करके दावा किए हैं कि लगभग 10,000 ब्राह्मणों का वहाँ आगमन होना है, इसे क्या संदेश देना चाहते हैं? पार्टी के हमारे बहुत सारे ब्राह्मण कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर संतोष पांडे जी हैं, नित्यानंद पांडे जी हैं, राजू तिवारी जी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं उनके नेतृत्व में जो हमारे हैं। और हमारे जो कोर्ट है वो फ्रंट फुट पर है, और कोर्ट ने भी विश्वास दिलाया है कि भाई आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो स्वाभाविक तौर पर जब देखिए न्यायपालिका है, चाहे सत्ता सरकार किसी की हो, जनमानस हो, दोनों के बीच में जब कहीं ना कहीं विसंगतियां पैदा होती है तो कोर्ट इंटरफेयर करता है। और कोर्ट ने विश्वास दिलाया सरकार को भी और जनमानस को भी कि हम किसी के साथ अहित नहीं होने देंगे। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर और प्रशासनिक अमले के कार्यशैली को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? आए दिन IGRS की बात की जाती है, टॉप रैंकिंग की, मगर वहीं न्याय नहीं मिलता है। हर जनपद में ऐसा वाकया मिलता है। देखिए, मैं बहुत पहले भी इस बात को मैंने बोला था और आज भी बोलूंगा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो दूषित मानसिकता के, उनको समझ ही में नहीं आता है कि जनमानस का जो कार्य है, जो भाई सरकार जनता के लिए है, जनता द्वारा चुनी गई है, तो जनता का कार्य होना चाहिए। आपका प्रश्न एकदम जायज है। ऐसे लोगों पर तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो इस जनता के साथ भेदभाव और उनके साथ अन्याय करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, बनारस का। मेरे पास एक वीडियो है बनारस का, एक छोटा सा, मतलब छोटा का मैं बड़ा एजेंडा कह सकता हूं। बनारस में एक गर्भवती महिला, गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला दर्द से परेशान थी। वह महिला उस हॉस्पिटल पर गई कि हमारा ट्रीटमेंट किया जाए, हमें बहुत पेन हो रहा है। वहां कोई डॉक्टर है, मैं उसका नाम भी बता देता हूं आपको, आज मैंने इस पे चर्चा भी किया, बात भी किया। मतलब ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब वह महिला जो प्रसव से परेशान है, उसको दर्द हो रहा है, अब उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन वहां का एक डॉक्टर है, डॉक्टर हाशमी, और एक डॉक्टर सारिका राय, स्पष्ट रूप से उसने कहा कि यहां पर तुम्हारा इलाज नहीं होगा, एडमिट नहीं करा पाएंगे। उसने चुनौती भी दे दिया सरकार को कि किसी से फोन करा लो, एडमिट नहीं करा पाएंगे, और जाओ कहीं बाहर जाकर के एडमिट कराओ। बाहर उस महिला को एडमिट करवाया गया हमारे एक पार्टी के नेता के द्वारा। और जब जब उससे पूछा जाता है तो वो दो डॉक्टर है, वो कहते हैं मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसे जो डॉक्टर हैं, यही लोग सरकार को भी बदनाम करते हैं, यही लोग विभाग को भी बदनाम करते हैं, और ऐसे लोग ही जनता को भी परेशान करते हैं। मेरे पास कई वीडियो है उसके पड़े हुए हैं, और वह एक अलग विषय है। आज हमने कल भी CMO को बोला था और आज CMO का रिवर्स फोन भी आया था कि मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और अगर ऐसा उन लोगों ने किया है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये पेपर में भी छपा हुआ था। तो जो आपका प्रश्न रहा है, ऐसे कई अधिकारी हैं जो बदमाशी करने काम करते हैं, उनको अभी सरकार की तरफ से भी चेतावनी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि अगर कोई गड़बड़ काम करेगा इस प्रकार से तो सीधे उसी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा। सरकार चलाते 9 साल हो गया, ये बहाने अब नहीं चलेंगे कि अधिकारी जो है दूषित मानसिकता के हैं। सरकार आपकी है, मानसिकता उनकी क्यों चलेगी? नहीं, स्वाभाविक। देखिए, जैसे अलग अलग विचारधारा के लोग, जो समाजवादी विचारधारा को मानता है, कभी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट करता। बनाया गया। हाँ, वैसे लोगों को, जो जिले के बड़े अधिकारी हैं, ऐसे लोगों का चयन करें, ऐसे लोगों का चिन्हांकन करें,
और ऐसे लोगों को क्षेत्रों में न भेज करके जिले पर स्थापित करके रखे रहे। आजमगढ़ में भी किसी को मानते हैं सफाई मानसिकता कोई अधिकारी है आपके? नहीं, मैं सफाई मानसिकता नहीं कह रहा हूँ, मैं दूषित मानसिकता कह रहा हूँ। जो जनमानस की समस्याओं को और समस्या नहीं मानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई सफाई और बसपाई मानसिकता नहीं, दूषित मानसिकता मैं कह रहा हूँ, जिसको जनता के प्रति कोई हितैषी उनके अंदर नहीं है, कोई भी उनके प्रति हमदर्दी नहीं है। अच्छा, एसआईआर को लेके आजमगढ़ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बहुत हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। उनका कहना है कि ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों का जबरदस्ती वोट काटा जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए 27 में एनडीए एजेंडा सेट कर रही है। ऐसा नहीं है, यह बस एक नौटंकी है उनका, माननीय अखिलेश यादव जी का। हम यह कह सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से यह कार्य चल रहा है और वो आज से नहीं, जब इसकी शुरुआत ही तब से ही बोल रहे हैं और उनको बार बार अवसर दिया जा रहा है। अगर आपको पता चल गया कि 2 करोड़ लोगों का नाम काट दिया गया है तो आपको फिर अवसर दिया जा रहा है, उनका नाम जुड़वा दीजिए। समाजवादी पार्टी का बड़ा संगठन भी है, उनके लोग भी निचले स्तर पर हैं, उनके लोग तो जमीन कब्जा करने में, मारने पीटने में लगे हुए हैं, वो क्या एसआईआर का काम करेंगे? और यह बेवजह सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा हो रहा है। तो यह बात कह करके एसआईआर प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, उनका बेवजह का प्रश्न खड़ा करने का काम है। अगर ऐसी स्थिति है तो टाइम पर टाइम तो दिया जा रहा है, जितने नाम कट रहे हैं उसको जुड़वाते रहें, स्क्रूटनी करते रहें। ये उनके लिए ये कोई बड़ा एजेंडा नहीं, उनके लिए बस एक स्टेटमेंट है। तो क्या भाजपा सरकार में भी जमीन कब्जा कर रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं? और क्या, तभी ना जनता परेशान है, सबको भी बोलने का अवसर दीजिए। तभी जनता परेशान है ना। जनता क्यों ऐसे लोगों को अवॉइड कर रही है? क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं बड़ी होती चली जा रही हैं। समाज में सत्ता और सरकार और इसके बाद विपक्ष दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कहा गया है कि विपक्ष सत्ता का आईना होता है, आप मूल एजेंडे से भटका करके दूसरे एजेंडे पर हमेशा लेके चले जाते हैं। भाई, आज का एजेंडा विपक्ष में अगर कोई है तो जो शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव हो उस पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, जो महिला अपराध हो रहा है उस पर बात करें। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए ना, जिस प्रकार से कल संजय निषाद जी के साथ हुआ, क्या वह ठीक था? जो बाहर आम जनमानस में एक चर्चा थी कि समाजवादी लोग गुंडाई करते हैं, अब तो सदन के अंदर भी देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करता है। बड़े भाई, अरविंद जी, आपने पीसी की शुरुआत में ही कहा कि यह सुहेलदेव पार्टी की रैली है, तो फिर अगर यह सुहेलदेव पार्टी की रैली है, भाईचारा क्यों जोड़ा जा रहा है? अतरौलिया को जीतने के लिए? नहीं, सबको साथ लेके चलने के लिए? सबको साथ लेके चलने के लिए। सिर्फ अतरौलिया मकसद नहीं है हमारा। मकसद इस बार का विधानसभा जो 27 का चुनाव है, आजमगढ़ की 10 सीट पर हमारा लक्ष्य है। और सिर्फ 10 सीट नहीं, हम पूर्वांचल के 28 जिले में संगठन का विस्तार करते हैं और 28 जिले में आज से नहीं 2005 से ही लगातार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे लोग जो जिनकी हम बात करते हैं, जिनके हम लड़ते हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में लोग। नाम से देखिए, सामाजिक समरसता महारैली। क्या है कि विपक्ष के लोग बार बार 2 आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, एक तो परिवारवाद का, एक जातिवाद का। अब हम उनको क्या जवाब दें? जो खुद परिवारवाद में इन्वॉल्व हैं वो परिवारवाद का ज्ञान हमको देते हैं, जो खुद जातिवाद करते करते 4 बार की सरकार चलाए वो जातिवाद की टिप्पणी मेरे ऊपर लगाते हैं। तो ऐसे लोग जो आजमगढ़ को अपना गढ़ समझते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, आने वाले 2027 के चुनाव उनको जवाब भी देंगे कि हम परिवारवादी नहीं, हम जातिवादी नहीं, हम लोग असली समाजवादी हैं जो समरसता की बात करते हैं, जो समाज के लिए चलते हैं। आ रही है कि आप ही पार्टी से कोई लड़ेगा, कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे या पहली बात कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अब। अच्छा, यह बात आजमगढ़ में बड़ी तेजी से फैल रही है। अरुण जी पहली नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। पहली बात की डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव नहीं लड़ेंगे, 27 का चुनाव हमको नहीं लड़ना है। हम 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लोकसभा का ही लड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अतरौलिया में ही काम नहीं हो रहा है। मैं संगठन का काम मैं देखता हूं पूरे प्रदेश का, तो संगठन का काम हम पूरे आजमगढ़ में करा रहे हैं। बशर्ते बस फर्क इतना है कि माननीय मंत्री जी अतरौलिया में टिकते हैं, अतरौलिया में रहते हैं इसलिए। और मैं क्या करता हूं, मैं जाकर के लालगंज में रहता हूं, दीदारगंज में रहता हूं, मैं अपने गांव बनारस रह करके मैं मेहनगर की सीट देखता हूं, लालगंज की सीट देखता हूं, फूलपुर की सीट देखता हूं। आपके जब इधर सदर का काम होता है तो आपके जहां खड़ा हूं, जहां बैठा हूं, मैं यहां रह करके कार्यक्रम चलाता हूं। तो कोई विषय अतरौलिया का नहीं है।
मैं 10 सीट पर काम कर रहा हूं और 10 सीट पर आगे आने वाले 27 में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यह जरूर है कि आने वाले गठबंधन में 27 में 2 सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। अच्छा, ये समाजवादियों का गढ़ कब से बना? यहाँ तो अलगूरा झारखंड राय की धरती है, तो इसको कब राजनीतिक ये तो अखिलेश यादव जी ही बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ समाजवादी का झंडा बुलंद होगा और किसी का नहीं चलेगा। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम उन्हीं की बतिया कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं, जो मैनपुरी इटावा से आकर के अभी इसको अपना गढ़ बता रहे हैं। और अभी तक इनका कोई कार्यालय यहाँ पर नहीं था। जब दही के चापे हैं हम लोग, तब कार्यालय भी खुल गया। यही से विभूति निषाद बहुत नीचे उम्मीदवारी में चुनाव जीत कर आते हैं। यहाँ यह अति पिछड़े, अति दलितों का यह एक क्षेत्र है। आजमगढ़ जनपद एक राजनीतिक संदेश देता है पूरे देश को। यह पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है जो प्रदेश और देश की सरकार तय करती है, लेकिन कुछ लोग आकर के जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किए, इसलिए यह वैमनस्यता फैली। और इसी चीज को हम जैसे लोग, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, कंट्रोल करेंगे। इसीलिए सामाजिक समरसता रैली 22 तारीख के ऐतिहासिक होने जा रही है। हम आप सब लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, आप लोग आइए, इस ऐतिहासिक रैली को आप लोग देखिए, कवर करिए। ये हमारा आमंत्रण भी आप स्वीकार करिए। यह ऐतिहासिक रैली होगी। बनारस के कई गांव के किसानों को भेज दिया गया, वहाँ पे वोट लगा करके ग्रामीणों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है, जबरदस्ती उनकी जमीनों का अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है। आपकी सरकार क्या करेगी किसानों? देखिए, जब जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब तब हम लोगों ने मोर्चा संभाला है। और शायद आपको जानकारी में बता दें कि ऐसे ही मामलों को लेकर के डॉक्टर अरविंद राजभर 17 दिन जेल में भी रहे हैं। तमाम मुकदमे मेरे खिलाफ बीएसपी गवर्नमेंट ने लिखने का काम किया था। अभी ताजा मामले पे आपका क्या स्टैंड है? अभी ताजा मामला पर मेरा स्टैंड यही है कि उसके बारे में मैं अभी मेरे पास कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। मैं जो है वो रियल है, सत्य है। मेरे पास अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। आपने जानकारी दिया है, उसको हम तुरंत इसको फॉलो अप करते हैं और पता करते हैं किस एरिया का मामला है और ऐसा क्यों है। हाँ, अब ये अगर आप कहें तो पुराना मामला चल रहा है, वो उसमें हमारे भी लोग, बहुत सारे लोग हैं। एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, उसमें राजभर समाज के भी बहुत सारे जमीन जा रहे हैं। उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं डॉक्टर बलिराज राजभर जी, उनका भी सारा जमीन लगभग 10-15 बीघा जा रहा है। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की गई है तो उस पर हम लोग बात करेंगे, जाएंगे भी वहां पर, जाकर के समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मजबूत है और उसमें आप कैसे कार्यक्रम ले रहे हैं? बता तो दिया, 2 सीट लड़ेंगे हम। कौन सी? नहीं बताएंगे। नहीं, वो भी अब वो भी हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं। नहीं, वो अभी नहीं बता पाएंगे। अब इस रैली के बाद अगला रैली वहीं पर रखा जाएगा। आरबी जी, आखिरी सवाल ये है कि जैसे 2024 और 2027 में आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 24 में तो आप 7 लड़ी भी जीतेंगे, पूरा पूर्वांचल साफ हो गया, तो कैसे 27 में परिवर्तन आ जाएगा? देखिए, मैं आपको यह आपने बहुत अच्छी प्रश्न किया, क्योंकि लोगों को यह लगता है, मैं यह बात जरूर स्पष्ट रूप से कहूंगा, लोगों को यह लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार 3-4 जिला में है। मैं एक छोटा सा आकलन देता हूं कि आप 2017 में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन 19 में हम लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कई इशू को लेकर के, जो इशू हमारे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, हमारा गठबंधन समाजवादी से हुआ। जब आप इस चुनाव की समीक्षा करेंगे 17 और 22 का, तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की वो 83 सीटें, जो 83 सीटें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से 325 सीट भाजपा जीती थी जब भाजपा के साथ थे, और जब हम समाजवादी के साथ आए तो वही 83 सीटें शिफ्ट हो गई इधर। तो मैं यह कह सकता हूं कि हमारा जो एक होल्ड है उन 83 सीटों पर पूर्वांचल के, उस पे हमारा ही होल्ड है और हम उस पे काम करते हैं। कोई इस भ्रम में न रहे कि हम सिर्फ 2-3 सीटों पर हावी हैं। 83 सीट शिफ्ट करने की हैसियत में हम लोग हैं, और इसीलिए हमने सामाजिक समरसता का नाम दिया है, क्योंकि सर्व समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं, सब मेरे साथ खड़े रहे। ठीक।